बेसिक्स क्लियर रखने चाहिए। अगर बेसिक्स ही नहीं क्लियर, अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं है, तो फिर ऊपर फाउंडेशन, ऊपर का मकान बना के कुछ नहीं। गलतियों को एनालाइज करना बहुत जरूरी, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, और क्या ऐसा पॉइंट है जो मैंने नहीं किया, किस वजह से गलती हुई, उसको एनालाइज करना और फिर बाद में देखना कि वो गलती दोबारा कभी रिपीट ना हो। वेक्टर, 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल। आज आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी और कल आपको हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना है, तो आज जो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है, कल वो एक बार वापस से पूरी रिवाइज करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन वाला चैप्टर शुरू करना। फ्रेश मेड नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा अभी शुरू कर रहा है तो फिर अपने खुद के नोट्स तो बहुत एकदम दे आर लाइक द की। सोशल मीडिया में 11th और 12th हाफ में काफी ज्यादा इन्वेस्ट हो गए थे, तो ये नहीं करना है बिल्कुल। बस देख लो एक बार, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी आपका फेवरेट टॉपिक नहीं है, नहीं हो रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो। Hello everyone, hello students. So we are going to start the series of lectures for JEE Mains, and before starting that, as a warm up, we are going to introduce you with our student who last year qualified for JEE Advanced, and currently she is studying in IIT BHU pursuing mathematics and computation. Her JEE Advanced rank was 2600. And then after her JEE mains percentile was 98.9, right, Jagati? Her JEE mains percentile was 98.9, and JEE advanced she got 2600 rank, something 2600 something, I don't remember actually. And then she is currently in IIT BHU. तो अभी हम लोग इनको इंटरव्यू करेंगे, और जागृति मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी बच्चे जेई मेंस लिखने जा रहे हैं उनको कई सारी समस्याएं होती हैं, और चूंकि आप इस रास्ते से गुजर चुकी हैं, तो आप अपने जो अनुभव हैं इन बच्चों के साथ शेयर करें। आज के इस सेशन का यही मकसद है। तो मैं जागृति, मैं चाहूंगा कि तुम अपने आप को थोड़ा हमारे दर्शकों से, हमारे बच्चों से थोड़ा इंट्रोड्यूस करो। So hello everyone, I am Jagriti, currently studying in IIT BHU as said by Ravi sir, और मेरी जेई मेंस जेई एडवांस की रैंक और परसेंटाइल भी सर ने बता दी। मैंने अपना जेई की जर्नी तो मैंने एज सच तो क्लास मेजरली 11th मिड के बाद ही शुरू की थी। उसके पहले तो कोविड एंड ऑल, तो कुछ खास ऐसे पढ़ाई की ही नहीं थी। जेई इज नॉट दैट टफ जितना लोग ऐसे हाइप करते हैं। ओके, वो जेई हो जाने के बाद ये शब्द ज्यादा अच्छे लगते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेक्शन रेट अभी भी थोड़ा है, बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर मेहनत बच्चा अच्छे से कर रहा है विद डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, राइट हाँ, जागृति? ऊपर वाला सब देखता है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो जागृति तुम्हारा मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या था, मतलब किस चीज को तुम मानती हो कि हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर बच्चे को करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पॉइंट एज एन सच देखिए, हर बच्चे को सबसे पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर रखने चाहिए। अगर बेसिक्स ही नहीं क्लियर, अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं है, तो फिर ऊपर फाउंडेशन, ऊपर का मकान बना के कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास नींव नहीं है तो ऊपर मकान से कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, एक और बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी चीज़ होती है वो बेसिक्स से होती है। अगर आपको बेसिक्स आती है तो आप टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में भी अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, तो गलतियों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी, कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, और क्या ऐसा पॉइंट है जो मैंने नहीं किया, किस वजह से गलती हुई, उसको एनालाइज करना और फिर बाद में देखना कि वो गलती दोबारा कभी रिपीट ना हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तुम्हारे टाइम पर मुझे अभी भी याद है कि कोविड आया था, राइट? वो बैच जो है या हमने कोविड में ही शुरू किया था, और उसके बाद अभी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑनलाइन मोड में भी तैयारी करते हैं। उससे कोविड के बाद से देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स या द मेथड ऑफ लर्निंग, राइट? तो व्हाट हाउ डू यू थिंक, बच्चे को मतलब ऑनलाइन मेथड से फायदा है, या फिर बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग से ही ज्यादा फायदा होगा? मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
मतलब बच्चा मेरे ऑनलाइन पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से तो फिर ऑफलाइन कोचिंग्स आर वे बेटर देन ऑनलाइन कोचिंग्स, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है डिस्ट्रैक्शन का। आप इधर अपनी क्लास खोलो, एक दूसरे टैब में आपने इंस्टाग्राम खोल के रखा है या यूट्यूब खोल के रखा है या फेसबुक खोल के रखा है। आप सोचते हो कि क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है, यू डोंट टेक द नोट्स प्रॉपरली, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो, वो कोई भी उस स्क्रीनशॉट से दोबारा कभी नहीं देखता है। स्क्रीनशॉट्स बच्चे लेके रख देते या ध्यान नहीं देते, सोचते कि यूट्यूब से देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ऑनलाइन में साथ में चैट करे तो ऑफलाइन इज वे बेटर। एटलीस्ट एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन कोचिंग्स में, आपके सामने जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो दैट एक्सपीरियंस इज समथिंग अनदर एक्सपीरियंस, जो नहीं, ऑनलाइन में बहुत मेरा अच्छा पॉइंट इंटरेक्शन ये नहीं है, हो पाता। मेरा पॉइंट ये है कि दैट इज द डिस्ट्रैक्शन जो आप स्टॉप नहीं कर सकते। बट अगर बच्चा घर पे बैठ के अगर चीजों को कर रहा है एंड ही इज वेरी मच डेडिकेटेड, लाइक जैसे, और टीचर अगर 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहा है जो आजकल हो जाता होता है, तो वो क्या आज मतलब वो बच्चा बैठ के तैयारी कर सकता है घर पर? अगर बच्चा डेडिकेटेड है, काफी डेडिकेटेड है, तो हाँ कर सकता है। मोड डिपेंड नहीं करता, बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ना चाहता भी है या नहीं पढ़ना चाहता है। उसको ओके। करने का कितना जुनून है, जुनून होना चाहिए अंदर बस निकालने का। ओके। अच्छा, और तुम्हारा जागृति, मैंने तो फिजिक्स के बारे में मतलब देखा था, जैसा भी था वो तो मेरे को पता है, बट फिर भी बताओ तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्या मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन मतलब की थी तुम? प्रिपरेशन की बात करें तो फिजिक्स तो मैंने मतलब कि मुझे जितना कोचिंग में पढ़ाया जाता था हम्म, वो पढ़ा, उसके नोट्स लिखे, जितना क्लास में मेजरली करवाया जाता था वो किया, और एच सी वर्मा सॉल्व किए। फिजिक्स इससे ज्यादा आई हैवंट डन एनीथिंग। ओके, मतलब एचसी वर्मा तक किया और एचसी वर्मा के बाद कुछ भी नहीं किया? ओके। एच सी मतलब वर्मा और थोड़ा कोचिंग के टेस्ट जो होते हैं, आपके जो टेस्ट सीरीज होते हैं, और पीवाई क्यूज, कोचिंग ज्यादा पीवाई क्यूज के मतलब, ऊपर नहीं। अगर मैं फिजिक्स को अगर समराइज करूं और किसी बच्चे को तैयारी करनी है, मतलब नॉट फ्रॉम अभी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मतलब पूरा एचसीबी सॉल्व करना, पर अगर कोई स्टूडेंट 10th से स्टार्ट कर रहा है, तो व्हाट ही शुड डू, ही शुड एक्चुअली फॉलो ऑल द थिंग्स गिवन इन एचसी वर्मा, दैट इज लाइक या बाइबल ऑफ फिजिक्स। कोचिंग के स्टडी यस मटेरियल्स दे मोस्टली सफाइस, राइट? और पीवाईक्यूज यस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द गोल्ड, राइट? यप। तो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड व्हाट अबाउट मैथ्स बेटा? In maths also, what I did was just I listened to my teacher, जितना वो पढ़ाते थे Did उतना you? पढ़ा, एंड जितने Okay. दैट्स अनदर थिंग। बट मैथ्स में भी जितना अगर टीचर ने पढ़ा दे, फिर अगर आपको अपने टीचर का समझ में आ रहा है, तो मैथ्स में एक बार अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया, उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। तो जितना कोचिंग मॉड्यूल में मिल गया क्वेश्चन, जितना पीवाईक्यू में मैथ्स, तो जहाँ से जो क्वेश्चन मिले जस्ट सॉल्व इट। And what about chemistry? केमिस्ट्री जैसे कुछ टॉपिक्स फंडामेंटल होते हैं, जैसे कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। Hmm. बट देन इनऑर्गेनिक जो हो गई, वो तो फिर एनसीईआरटी गॉड लेवल फॉर Hmm. केमिस्ट्री। अगर आपने एनसीईआरटी गो थ्रू करी, अगर आपको एनसीईआरटी याद है बाय हार्ट, तो इट्स इनफ फॉर केमिस्ट्री। और कोचिंग मटेरियल जो है फॉर Hmm. थोड़े बहुत सब प्रीवियस ईयर तो रिपीट हो जाते केमिस्ट्री में। ओके। अब मुझे ये बताओ जागृति, ठीक है, ये तो तुम्हारी जर्नी हुई। अभी अब जैसे मान लो अभी 5 महीने रहे हैं जेई मेंस के लिए, है ना? तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्होंने पढ़ाई की होती है बट अपने पढ़ाई के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना? उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं या होता है, लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस जस्ट हिट्स द ग्राउंड। तो अभी के मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसने पढ़ाई नहीं की है, या उसने सच में पढ़ाई नहीं की है, या हो सकता है कि उसने कुछ किया हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को इस 5 महीने में क्या करना चाहिए? मतलब अब तुम्हारे जैसे अकॉर्डिंग कि कैसा होना चाहिए? टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। हम्म। जस्ट आप एनसीईआरटी उठाओ, 11th की पार्ट 2, 12th की पार्ट 1 और पार्ट 2, एंड स्टार्ट स्टडिंग चैप्टर्स, जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, मेटलर्जी हो गया, हम्म। क्लासिफिकेशन टाइप करके एक चैप्टर था एंड में पार्ट 2 के, वो हम्म। चैप्टर हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये पॉलीमर्स सारे हो गए। चैप्टर्स फिर याद हो जाए, स्ट्रक्चर्स याद कर ले। फिजिक्स हो गया जैसे, तो फिजिक्स के बायोमोलिक्यूल्स हो जो गए। बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ये सारे याद करें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नेम रिएक्शंस हैं, रिएक्शन या जो मैकेनिज्म। छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, हम्म। हाइड्रोकार्बन बेसिक, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रॉन्ग है तो वो भी बहुत है। केमिस्ट्री तो अगर यही भी कर ले, और फिजिकल तो अगर थोड़ा बहुत भी किया है, तो फिजिकल इज बस फॉर्मूलाज देख लें।
ओके इट्स इनफ फॉर केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 75 to 80 मार्क्स आ जाता है। ओके, और व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने 2 साल बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है तो भी इट्स द टाइम। अगर आप कुछ चैप्टर्स है जैसे से कि वेक्टर, 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे चैप्टर्स जो हैं, पीएनसी मैथमेटिकल हो रीजनिंग गए, से ये एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ना? फिक्स है। वेक्टर, 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, हम्म। दीज आर द चैप्टर्स जो आप जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। इससे जो क्वेश्चन आएगा बहुत चांसेस है कि वो हो जाएंगे। और तो इन दीज सब आर द, चैप्टर्स का दूसरे चैप्टर से कोई खास लेना देना भी नहीं है कोई ना? कोई कोई रिलेशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। टॉपिक्स नहीं है ये सब, बिल्कुल यस, बिल्कुल। पीएनसी का प्रोबेबिलिटी का पीएनसी से है, बट हाँ, अगर पीएनसी पीएनसी आती है ठीक तो है। प्रोबेबिलिटी आती है। पीएनसी वैसे भी बच्चा कर सकता है, मतलब अगर या अभी 5 महीने हैं तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक पूरा का पूरा एक तरीके से जिस मतलब कंबाइंड ही लेके चलेंगे, तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी बच्चा कर सकता है, इजंट इट राइट? और तो ये ऐसे टॉपिक्स है जैसे नंबर आना फिक्स है, मतलब जैसे क्वेश्चन आना भी फिक्स है। और अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है तो एंड के 5 महीने में आई वुड से, अगर आपने मैथ्स कुछ भी नहीं पढ़ी है, हम्म। कुछ भी नहीं आता है, ये चैप्टर्स कर लो। इससे जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उनको हाथ लगाना है, बाकी मैथ्स में फंसना ही नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि आपको अभी एक दो तो, क्वेश्चन और और, अभी मेरे हिसाब से जिस हिसाब से एनटीए का जा रहा है, तो मैथ्स में अगर कोई बच्चा 30-35 नंबर भी स्कोर करता है तो उसके परसेंटाइल बहुत अच्छे आ या जाते हैं। इनफैक्ट हम तुम्हारा ही बहुत एग्जाम्पल अच्छी आ था, जाती है। है ना? तो फिजिक्स में 85 नंबर पे जो परसेंटाइल बनी थी वो शायद मैथ्स में बन गई थी, मतलब 30-35-40 नंबर पे बन तीस जाती थी। पैंतीस पे या, तो बेसिकली बच्चा उसमें अफोर्ड कर सकता है कि उसमें कुछ टॉपिक्स को छोड़ दे, बिल्कुल ही छोड़ दे अगर हाँ। नहीं आता है तो। बेसिक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो बच्चे को आ ही जाता है ना? फिजिक्स में भी सीख ही लेता है वो। एंड व्हाट अबाउट और फिजिक्स? फिजिक्स की बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो 12th पे फोकस करें। 60% जेई मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट 12th से आ जाता है। 12th में भी चैप्टर्स हो गए जैसे कि हमारा मैग्नेटिज्म हो गया। मैग्नेटिज्म इजी चैप्टर, हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर हो गया। बिल्कुल। और वो भी तो चैप्टर ऐसे हम लोग चैप्टर्स, डिस्कस करते थे। जैसे इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो चैप्टर्स वो होते थे जो जो जेई मेंस में आते एक्सक्लूसिवली, जैसे तुम्हारा क्या या हो गया। लास्ट के 5 चैप्टर्स जो हो गए। हाँ, जैसे तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन या हो गया, है ना? एरर्स पे एक सवाल आना ही आना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ वेव्स हो गया, वेरी गुड टॉपिक। सेमीकंडक्टर्स हो गया। तो इन सब चैप्टर्स को बच्चा लास्ट में भी कर सकता है ना? तो अगर हाँ। और अगर बोलो। थोड़ा बहुत अगर मैकेनिक्स अच्छी है तो मैकेनिक्स से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। मेंस मेंस में तो एकदम नीट लेवल फिजिक्स अब तो आने लगी, तो मेंस में मैकेनिक्स से क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है। अगर मैकेनिक्स थोड़ा बहुत भी आता है, आप एंड में सिर्फ फॉर्मूला बुकलेट से फॉर्मूला भी देख लेते हो ना, तो भी वो बहुत है। इनफैक्ट अगर आपके पास एंड में 1 महीने का जब टाइम बचता है, फॉर्मूला बुकलेट इज द वन। फॉर्मूला बुकलेट आप अच्छे से देख लो, फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत सारे आते हैं, सारे के सारे हो जाएंगे अगर फॉर्मूला अप्लाई करना आता है। फॉर्मूला एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, यस बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई जो बच्चा स्टार्ट अभी करने जा रहा है ना? जो बच्चा स्टार्ट कर चुका है, जिसकी प्रिपरेशन एक लेवल पे है, जो बच्चे मतलब अगर मान लो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है, जिसको थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस भी है कि उसके कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, अपने आप को रख के देख लो लास्ट के 5 महीने में, तो उस तरीके से उन बच्चों को क्या करना चाहिए अभी के 5 महीने जो जेई मेंस के हिसाब रिविजन से? पहली एक बात, सेकंड, मेरा क्वेश्चन केमिस्ट्री तो उन्हें, बोलो। केमिस्ट्री तो डेली रिवाइज करनी चाहिए। ओके। इट्स लाइक अगर आज आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है और कल आपको हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना है, तो आज जो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है कल वो एक बार वापस से पूरी रिवाइज करनी, उसके बाद हाइड्रोजन वाला चैप्टर शुरू करना होगा। ओके। और मैथ्स एंड फिजिक्स इज लाइक डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और ये भी नहीं कि अपना एक फेवरेट टॉपिक उठा लिया बस उसी से क्वेश्चंस कर रहे, नहीं। अगर इफ यू आर ऑन अ गुड प्लेस तो सारे चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, गलतियां देखो, गलतियां एनालाइज करो और ट्राई कि वो गलती दोबारा ना हो। Okay, so revision is going to be the key, right? या And how many questions did you use to practice every day as far as maths and physics was concerned? ठीक है, केमिस्ट्री में तो रटना होता है। That I केमिस्ट्री didn't know केमिस्ट्री में actually. That's रटना why I'm होता है। asking. How many questions did you use to practice? Only which I used to give, or apart from that, you also used to practice? आई यू ड्यूरिंग ये जेई मेंस के 4 महीने पहले आई यूज टू सॉल्व, मतलब कि सिर्फ अपनी कोचिंग का नहीं बल्कि बाकी जो कोचिंग्स होती Hmm. थी, जैसे इन वाराणसी वी हैव गॉट 2 मेजर कोचिंग्स, जेआरएस एंड ओरिजिन्स। Hmm. उनके जो वीकली टेस्ट होते थे, इनके हर 3 दिन में टेस्ट होते थे। आई यूज टू सॉल्व देयर, वो पूरा टेस्ट आई यूज टू सॉल्व। उसके बाद उनके समटाइम्स डेली टेस्ट होते थे पूरे वीक में, वो भी हम पूरा लगाते थे। एंड ऐसा भी नहीं कि बस ऊपर से देख लिया, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करना, कहाँ गलती हो रही, वो पूरा फिर अच्छे से किया है इन दी एंड Okay. तो। ओके, उसको एनालाइज करना और उसके फिर सेल्फ मेड नोट्स भी बनाती थी उसके कि कहाँ गलती करी है, यप वो यप आगे यप। रिपीट ना हो।
दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी, है ना? सेल्फ मेड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेड नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा अभी शुरू कर रहा है तो फिर अपने खुद के नोट्स तो बहुत एकदम दे आर लाइक द की। खुद के नोट्स पढ़ने बहुत आसान होते हैं, खुद के नोट्स समझ में आते हैं, हम्म। किसी और का नहीं पढ़ किसी और का पढ़ के उतना अच्छे से नहीं समझ में आता जितना खुद का आता है। तो सेल्फ मेड नोट्स तो बहुत जरूरी है। एंड हाउ डिड यू गेट योरसेल्फ असेस्ड? मतलब टेस्ट कैसा, मतलब टेस्ट वगैरह कैसे देती थी तुम? और एक तो हम लोग कोचिंग का टेस्ट होता था, इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज कुछ ज्वाइन किया था? नो, ओनली कोचिंग का टेस्ट दिया है मैंने। अच्छा, वो कोचिंग का टेस्ट दिया है सारे। शायद हमने एक बार यस। डिस्कस किया था कि कोई एक न्यूट्रल टेस्ट भी ज्वाइन करने के लिए नहीं की थी। किया, डिस्कस किया था हमने, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सिर्फ कोचिंग के टेस्ट दिए और बाकी कोचिंग के टेस्ट के बस वही सोल्यूशन खुद से, मतलब वो नॉट एज अ टेस्ट बट डेली प्रैक्टिस की तरह किया है उसे बस। ओके। अच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल है कि बहुत सारे बच्चों को, खास करके नीट वाले बच्चों को भी, मतलब उनको फिजिक्स में बहुत दिक्कत होती है, और जेई मेंस वाले बच्चों को भी फिजिक्स में दिक्कत होती है। तो फिजिक्स के लिए क्या तुम्हारा सजेशन है उनके लिए, मतलब कैसे? फिजिक्स के लिए मेरा सजेशन होगा कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है हम्म। ध्यान दो उस पे। टीचर जो कह रहा है, टीचर के हर एक वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। जो अजम्पशंस लेके हम लोग फिजिक्स में सॉल्व कर रहे थे, वो अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी वो अजम्पशन ही चेंज कर देगा, तो आपका जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कभी कभी नहीं लग पाएगा। ये एडवांस के तो लिए क्लास क्रूशियल। या तो क्लास में जो बातें बताई जा रही है उसको आप अच्छे से सुनिए। खुद के नोट्स, क्लास में जो इलस्ट्रेशंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करें, एक सोचने का तरीका होता है, एक मैप होता है कि मुझे ये चाहिए तो इसके लिए ये चाहिए, उसके लिए ये पता होना चाहिए। तो फिर वो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए उससे वो मेरा आंसर दिखने लगता है, वो एक काइंड ऑफ मैप दिखने लगता है कि ये निकालेंगे उससे वो आ जाएगा। वो ओके। इम्पोर्टेंट है। एचसी वर्मा इज द की। एचसी वर्मा लगा ली तो इट्स इनफ। और एचसी वर्मा ऐसे भी नहीं कि सोल्यूशन देख लिया नेट से, एचसी ये एचसी नहीं। वर्मा का तो असली डिस्कशन आंसर आने के बाद स्टार्ट होता है ना? या हम्म। अच्छा, सोल्यूशन नहीं देखना एचसी वर्मा का नेट से। एक बड़ा बच्चों को क्यूरियोसिटी रहता है थोड़ा, वो भी मैं जानना चाहूंगा तुमसे कि मतलब तुम्हारा स्केड्यूल क्या था इस टाइम पर, लास्ट के 5 महीने में अगर मान लो कि निकालना है, तो व्हाट शुड बी, ठीक है वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, या बट एज फार एज यू वर कंसर्न, व्हाट शेड्यूल डिड यू यूज टू फॉलो? एज फार एज आई वाज कंसर्न, मैंने 11th और 12th मेजरली बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, बट इन दी एंड आई वाज लाइक नहीं, अब तो निकालना ही निकालना है एनी हाउ। तो सुबह आई यूज टू वेक अप एट 4:30 और 5 मैक्स। एंड देन मेरा केमिस्ट्री का रटने वाला पार्ट शुरू होता था टिल 8। आशुतोष उसके त्रिवेदी बाद से, आई हाँ? या ओके, हाँ। टिल 8-8:30 मेरा केमिस्ट्री का रटने का पार्ट पूरा अच्छे से रहता था। फिर कोचिंग में 12 बज जाते थे। हम्म। उसके बाद मेरा सॉल्व करने का टाइम शुरू होता था। फिर मैथ्स में तो हमारी डेली शीट्स आती थी, तो हम्म। मैथ्स की तो वो शीट आई यूज टू डू, और उससे जो रिलेटेड पुरानी शीट्स होती थी ओके। वो आई यूज टू डू। और फिजिक्स में भी जो हमारे पास शीट्स रहती थी या फिर एच सी वर्मा रहती थी करने के लिए, फिजिक्स में भी वही। ये करते करते रात के 9 बज जाते थे। उसके बाद माइंड रिलैक्स थोड़ा करने के लिए आई यूज टू डू थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक या फिर केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री। हम्म। ओके। तो अगर माइंड तुम्हारा बहुत ज्यादा वो होता था, मतलब वो बच्चे लोग को होता है कि पढ़ते पढ़ते थक गए, तो व्हाट यू यूज टू डू फॉर रिलैक्सेशन? सम सोशल नेटवर्किंग साइट्स या कुछ वीडियोस, क्या करती थी, या फिर तुम घूमती थी, क्या करती थी? मेरे घर के ये बाहर बच्चे लोग में करते हैं झूला आजकल। लगा है। हम्म। मेरे घर के बाहर में झूला है। आई यूज टू जस्ट गो देयर हम्म। एंड सिट। So you refrain yourself from these all the social networking sites, social networkings. इन द एंड ये लास्ट के 5 महीने में तो आई जस्ट एक बहुत मेरा बहुत मिनिमल हो गया था। लाइक जस्ट खाना खाते टाइम थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया एंड दैट वाज इनफ। लाइक दिन का 15 मिनट का यूट्यूब है। मतलब तुम्हारा ये कहना है कि अगर कभी भी अगर सीरियस तैयारी करनी है तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, है हाँ, ना? थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इनफैक्ट ये मेरा एक वो भी था, होल टाइप का रह गया था कि मैंने सोशल मीडिया में 11th और 12th हाफ में काफ़ी ज़्यादा हम्म। इन्वेस्ट हो गए थे। तो ये नहीं करना है बिल्कुल। Okay, that is a very good suggestion, and that is the key suggestion which every student should keep in mind कि आपको डायग्रेस नहीं होना है। Yes? या डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। Okay, so लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं अब। ये बताओ कि लास्ट के अभी स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे? प्रैक्टिस। Okay, and one mistake which you
you think that you did, but that the student taking this examination in this upcoming year should not do, जो तुम एडवाइस करोगे कि तुमने वो गलती की और बच्चों को नहीं करना चाहिए गलती? जब क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ पढ़ लो। 11th में पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ 11th में ही पढ़ लो, डोंट टेक इट टू 12th। जैसे मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, लाइक ऑनेस्टली मैंने मैथ्स और केमिस्ट्री तो अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो वो बहुत और काफ़ी आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। जो क्लास में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में हो गया केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से ऐसे चैप्टर्स पे ध्यान देना होता है। ये बिल्कुल क्लास में जो जब पढ़ाया जा रहा है वो वहीं पे अगर ग्रास्प होके समझ में आ गया या उस नहीं समझ में आया तो टीचर से उसी टाइम बाद में जाके पूछ लो, डोंट टेक इट टू क्लास 12। जो जब पढ़ाया जा रहा है वो वहीं पे क्लियर कर लो तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंड हाउ आर यू एंजॉयिंग योर आईआईटी? ओके। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? घर का कैसा घर चल का रहा खाना तो है? सबको याद आता है। हाँ, घर का खाना तो सबको याद आता है। अच्छा, मेस का खाना तो अच्छा है बीएचयू का। ओके, एंड हाउ डिड योर, मतलब जो भी तुमने ग्रास्प किया 11th 12th में, हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट, और हाउ आर दोस थिंग्स, दोस कंसेप्चुअल क्लैरिटी गोइंग टू हेल्प यू, हाउ आर दे हेल्पिंग यू इन द करंट करिकुलम? हमारे करंट में एक कोर्स है हम्म इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ME 1 और 2, हम्म उसमें प्रॉपर सारी वही क्लास 11th की मैकेनिक्स है। ओके, सो यू वही फाइंड इट वेक्टर है, वही वेक्टर, वही रोटेशन, वही टॉर्क। ओके, सो तो तुम्हारा ठीक ही था, है ना? ऑल राइट। या सो और एक बात मेरे को बताओ कि थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाके पैनिक कर जाते हैं, कुछ लोग का दिक्कत हो जाता है, तो एग्जामिनेशन डे का कैसा, थोड़ा सा ओवरव्यू दो थोड़ा कि बच्चों को एग्जामिनेशन, हालांकि ये हम लोग बाद में भी सेशन करेंगे एग्जामिनेशन से पहले भी, तो एग्जामिनेशन डे के दिन बच्चे को क्या नहीं करना है और क्या करना है? एग्जामिनेशन डे के दिन ये मत करना कि बस सुबह उठे सारे नोट्स ऐसे पलट रहे सब देख रहे, नहीं। फॉर्मूलाज देख लो एक बार, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुमको एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट की नॉट की वैल्यू वैल्यू नहीं अगर, आती? या मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं आती और मेरा क्वेश्चन छूट गया था उसकी हम्म वजह से। और हम्म एग्जामिनेशन हॉल में जाके तो फिर बस कि अब तो जो पेपर तुम्हारा है वही पेपर सबका, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ना तो इंडिया में किसी को नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम्हारी तैयारी, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, या ये मान के अपने चलो आप कि पे अगर भरोसा होना चाहिए। कुछ, अगर तुमको नहीं आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस लीव करो और फिर करो सिर्फ इजी क्वेश्चंस को या टारगेट करो, है ना? और टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये नहीं होता है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसी में फंसे रह गए। नो, हम्म, मोस्टली बच्चों के साथ होता है कि वो मैथ्स में जाते हैं और मैथ्स में उलझ के रह जाते हैं। वो एक क्वेश्चन को एकदम बाय ईगो पे ले लेते हैं अपना कि नहीं ये कैसे नहीं हुआ मेरा। ईगो को ये साइड रख के बिल्कुल नहीं चलते हैं। करना है। बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल, ईगो को घर पे रख कोई के भी चलते आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी आपका फेवरेट टॉपिक नहीं है, नहीं हो रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो। हैं। अच्छा जागृति, मैं एक चीज और पूछना, मतलब यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो तुम्हारे साथ भी हुआ था, कि जैसे अगर तो टफ क्वेश्चन है तो उसको छोड़ ही दो अगर मान लो नहीं हो रहा है तो, पर अगर कोई क्वेश्चन इजी है, मैं हमेशा क्लास में भी बोलता था कि मतलब नॉट सिक्योरिंग 4 मार्क्स इन एन इजी क्वेश्चन इज क्राइम, है ना? जैसे तुम्हारे साथ भी या हुआ था, याद है तुमको कि तुमने डिस्क की जगह पे स्फीयर लेके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया हुआ था। तो अगर यस क्वेश्चन आसान है तो उसको कम से कम बहुत धीरे धीरे पढ़ो। हाफ द बैटल इज वोन इफ यू लीव द प्रॉब्लम, है ना, एंड इफ यू करेक्टली अंडरस्टैंड कि व्हाट द प्रॉब्लम इज सेइंग, एंड देन आपके दिमाग में वो फॉर्मूला चलता है। तो मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर 5 मिनट लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो गया, अगर 3 मिनट लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 30-40 सेकंड आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में डेडिकेट करना चाहिए। और जो आपकी नॉर्मल स्पीड है पढ़ने की, उसका 20% पे, हम लोग हमेशा क्लास में बात करते थे कि उस क्वेश्चन को 20% अपने नॉर्मल स्पीड के पढ़ो, और फिर दिमाग में वो धीरे धीरे चलेगा कि क्या क्या वैल्यूज पुट करने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि आप जो आपके करेक्ट कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह, सिली मिस्टेक्स जिसको कहते हैं, वो ना हो, है ना? तो ये मेरी तरफ से एक एडिशन था। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जागृति, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स तो क्या अभी तो करना चाह रही पहले हो? तो प्लेसमेंट में बैठना है। ओके, प्लेसमेंट में बैठ के फिर सीएस वालों को चिढ़ाना है कि तुमसे ज्यादा पैसे के पैकेज है? काइंड ऑफ अभी तो बस देख और रहे हैं, अभी तो तैयारी व्हाट अभी अबाउट तो सिविल, एक्सप्लोर कर रहे हैं। व्हाट अबाउट सिविल सर्विसेज एंड टेकिंग कैट, जो तुम्हारा मन था? एंड व्हाट अबाउट हैविंग going abroad and getting MS from some good universities like MIT and Oxford? गोइंग अब्रॉड तो इट वाज अ ड्रीम, तो अभी तो आई एम ट्राइंग कि प्लेसमेंट में ही वो हो जाए, हम्म इफ नॉट देन रिसर्च।
ओके, मतलब तुम प्लेसमेंट की तरफ ही अपने आप को फोकस्ड रखी हो, दैट इज कंप्लीटली स्टूडेंट्स चॉइस। वो मैं तो मजाक में बोल रहा था। सो वट एवर यू वांट टू डू, आईआईटी तो प्लेटफॉर्म तो दे ही देती है कि आप अपने हाँ करियर में यू कैन चूज द करियर ऑफ योर चॉइस। ये तो है कि प्लेसमेंट्स ही आपके करियर का एक चॉइस नहीं है। आप चाहो तो सिविल सर्विसेज की तरफ चले जाओ, आप कैट की बहुत तरफ, बहुत ऑप्शंस हैं, तो जहाँ जाना है सब कुछ खुला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यही है। सो आई होप स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा, मतलब दे विल फाइंड इट बेनिफिशियल। और पढ़ाई तुम भी करो ढंग से, है ना। अब इट्स नॉट अबाउट कि गेटिंग कैरिड अवे कि नहीं हो गया तो अब चलो ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इंडिया नहीं रिक्वायर्स ऐसा तो गुड आईआईटियंस। ठीक है। सो ठीक है जागृति, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन एंड थैंक यू सो मच। You have your थैंक यू सर। session with you. I think that will help the students going to take JEE Mains a lot. And I wish you all the best for all your future endeavors, beta. ठीक है, all the best. Okay, Jagriti. थैंक यू सर। थैंक यू Okay, सर। bye bye.